महाजन, गांव की कोई बहू जब कहती है मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, तो रास्ते के मामले में हालात बड़े पेचीदा हो जाते हैं। पक्की और बनी बनाई सड़क मानो कच्ची मिट्टी वाली घुमावदार और संकरी पगडंडी में बदलने लगती है। दोनों तरफ झाड़ झंखाड़, पोखर, तालाब, पुरानी गढ़ या फूस के मकान नजर आने लगते हैं। एक औरत का घूंघट की ओट से रास्ते की ओर ताकते रहना पूरे माहौल को ही बदल देता है। उस रास्ते पर मोटर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, नहीं रास्ते के दोनों तरफ नए जमाने की पक्की इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। भगवान जाने वो अपनी आंखों से रास्ते को देख भी रही थी या नहीं, शायद सारा दिन लेटे लेटे सो रही थी। मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। जिस मर्द को ये बात कहनी है वो रात को चैन से सोने देने वाला इंसान तो है नहीं। इतनी समझ और अनुभव तो गांव की बहुओं में भी होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। उन आंखों में चश्मा चढ़ाना भी जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अगर कह दिया जाए तो सबको विश्वास कर लेना चाहिए कि बंगा गांव की बहू जो करीब 350 मील लंबी पक्की सड़क के किनारे गांव की ही एक 2 मंजिला पक्की कोठी में रहती है, उसका सोना तो दूर की बात है, शायद ही वो पूरे दिन में 5 मिनट कहीं चैन से बैठी हो। वो सचमुच किसी का रास्ता देख रही थी। कभी मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर निहारा है, कभी खिड़की की सलाखों के पीछे से झांका है, कभी बिना मुंडेर वाली छत पर खड़ी रही है। रास्ते के अलावा और जो कुछ भी देखने लायक है उसने कुछ भी देखना बाकी नहीं छोड़ा। हालांकि वो देखना एक तरह से बेमानी सा था। बरसों पुराना जाना पहचाना परिवेश, आंखों के साथ ऐसी गहरी पहचान कि उसमें कुछ भी नयापन लग ही नहीं सकता। जो 1-2 नए मकान खड़े हुए हैं, जहां मरम्मत हुई है, जहां जंगल साफ हुआ है, जहां पेड़ पौधे और घने हुए हैं, जहां मैदान का खुला सीना फसलों से भर गया है, जहां सूखी जमीन पर पानी जमा होकर आईने की तरह चमक रहा है, उसकी आंखों से दोस्ती करने के लिए जैसे कहीं भी कुछ अचानक नहीं हुआ। हर बदलाव के पीछे उसकी रजामंदी और दुआएं शामिल थीं। ये पूरी बात ही जैसे बड़ी अजीब लगती है। भला 44 साल की उम्र में औरतों को ये सब शोभा देता है? बाहर की दुनिया मन के भीतर समा जाए, इस उम्र में ये अब ठीक नहीं लगता। इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। माथे पर 30 साल पुराने सिंदूर की बिंदिया अगर एक बार भी चटक जाए तो जैसे वो गलत होगा, ये भी कुछ वैसा ही है। सुबह दोपहर शाम रात आसपास की दुनिया को टटोल टटोल कर भीतर ले आना, सबसे छोटे बदलाव को भी शुरुआत से पहचान कर रखना, उसकी दुनिया की 10 दिशाएं, 10 प्रहर की विविधता, क्या अपनी चेतना को सुन्न कर देना महापाप के बराबर नहीं है? खासकर आज जब किसी के आने की बात थी, आज जब वो किसी का रास्ता देख रही। जज्बात बंगा के लिए कोई नई बात नहीं थी। 44 साल की उम्र तक जज्बात के उफान में अक्सर हर दिन कुछ देर के लिए उसका सिर चकराने लगता है। अब तक इसके लिए कोई खास फिक्र नहीं थी। इतने बड़े घर में इतने कम लोगों के साथ इतने कम काम में दिन बिताना हो तो कभी कभी भावनाओं के सैलाब में सिर चकराना अच्छा ही लगता है। कुछ देर के लिए सारी सोच फिक्र और एहसास सुन्न हो जाती हैं। लेकिन अब कुछ दिन पहले अचानक एक चिंता दिमाग में आ गई और मुसीबत खड़ी हो गई। सुना है कि बंगा के बाल पकने लगे हैं। शायद इसी वजह से भावनाओं के सुफान में अगर सिर चकराता रहा तो कुछ ही दिनों में उसके बाल सफेद हो जाएंगे। बंगा बूढ़ी हो जाएगी। हाय, 44 साल की उम्र हो गई है बंगा की, बाल सफेद हो जाएंगे और बंगा बूढ़ी हो जाएगी। बंगा ने खुद ही ये महसूस किया है। कुछ दिनों पहले उसने करुणा की बहू को डांटते हुए कहा था, अरे अभी तो बस एक ही बेटी पैदा की है तूने, क्या इतनी जल्दी सारी लाज शाम बेच खाई? अभी 2 दिन और रुक जाती, होने देती एक आध बच्चा और। करुणा की बहू ने जवाब दिया था, क्या ढेर सारे बच्चे ना हो तभी बुढ़ापे तक नई दुल्हन बनी रहा जा सकता है दीदी? क्या कहा तूने? कहा कुछ नहीं, बस पूछ रही हूं। तुम्हारा तो एक से ज्यादा बच्चा हुआ नहीं, बालों में सफेदी आने लगी है, फिर भी जो नई दुल्हन की तरह लाज शर्म ओढ़े रहती हो, क्या ये उसी की वजह से है? बस यही पूछ रही हूं। पूछने में कोई बुराई तो नहीं है दीदी। आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी भला? आप तो वो हैं, क्या कहते हैं उसे, सब जनता। बालों में सफेदी आ गई है, आने दो। कुदरत के नियम के हिसाब से सही उम्र में बाल पककर सन के रेशों जैसे सफेद हो जाएं तो कोई बात नहीं, पर मन की बेचैनी और सिर चकराने की वजह से वक्त से पहले बाल सफेद क्यों हों? क्या कोई इंसान ये बर्दाश्त कर सकता है? किसे पता था कि सिर चकराने का ऐसा बुरा नतीजा भी होता है? फूटी किस्मत थी जो बेमौके ये बात पता चली।
इतने दिन बिना जाने कट गए थे तो क्या 2-4 दिन और नहीं कट सकते थे? साल में सिर्फ 4 दिनों के लिए विधुशेखर घर आता है। उसके आने के ठीक पहले ऐसी बेचैन करने वाली बात पता नहीं चलती तो ही अच्छा था। अगर विधुशेखर के जाने के बाद ये पता चलता तो इस सच के साथ जीने के लिए पूरा 1 साल मिलता। साल भर में ये बात पुरानी पड़ जाती और फिर मन को इतना परेशान नहीं करती। जो पति साल में सिर्फ 4 दिनों के लिए मिलता हो, उसका स्वागत फिक्र और चिंताओं के साथ करना महापाप है। कम से कम पति को तो एक बड़ी गलतफहमी पालने का मौका मिल ही जाएगा। वो तो यही सोचेगा कि साल भर बाद 4 दिनों के लिए साथ पाकर भी उसकी पत्नी खुश नहीं है, मुंह लटकाए बैठी है। फिर वो सोच विचार कर शायद यही तय कर ले कि ऐसी पत्नी के पास साल में उन 4 दिनों के लिए आने की भी क्या जरूरत है। बस फिर वो नहीं आएगा। दिन बीतेंगे, महीने बीतेंगे, साल बीतेंगे और कुदरती या गैर कुदरती तरीके से बंगा के बाल सफेद हो जाएंगे, खाल ढीली पड़ जाएगी, कमर झुक जाएगी, पर विधुशेखर नहीं आएगा। साल में उन 4 दिनों के लिए भी नहीं आएगा, 1 दिन के लिए भी नहीं। 30 साल का वो नियम टूट जाएगा। मरे ना हों फिर भी दोनों को यही लगेगा कि या तो वो खुद या फिर सामने वाला मर चुका है। पूजा के वक्त विधुशेखर 4 दिनों के लिए घर आता है। कब आता है ये तय नहीं होता। किसी साल पूजा से 2 दिन पहले आ जाता है तो किसी साल पूजा के बीच में किसी दिन आ धमकता है। ऐसा भी नहीं कि गिन चुनकर पूरे 4 दिन ही रुकता हो। कभी 1 दिन कम रुकता है तो कभी 1 दिन ज्यादा। 4 दिनों का यह हिसाब बंगा के 30 सालों का औसत हिसाब है। यह हिसाब पूरी तरह बंगा का अपना है। साल में 4 दिनों के लिए पति का साथ मिलेगा, यही बंगा की आस, भरोसा और विश्वास है। यही उसके अपने हक का अंदाजा है। साल भर यह अंदाजा उसकी कल्पनाओं को जिंदा रखता है। विधुशेखर 1 दिन कम रुके या ज्यादा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस थोड़े बहुत फायदे नुकसान की बात है। इस बार बस 3 ही दिन रहोगे? ये बात कहने के दौरान ही उसने अपने धड़कते दिल को किसी तरह संभाल लिया और जैसे अंधेरी दुनिया में कोई रोशनी ढूंढ ली हो। अपना दर्द भूलकर पति के प्रति ममता दिखाने का फर्ज निभाने और उसे पास पाने की जो खुशी थी, उसे चेहरे पर वापस लाने में उसे बस पल भर का वक्त लगा। बस जैसी बंगा थी वैसी ही फिर से हो गई। इतने लंबे इंतजार के बाद इस ढलती उम्र में एक औरत को जितनी खुशी से निहाल होना चाहिए, बंगा शायद उससे भी कहीं ज्यादा निहाल दिख रही थी। 5 दिन रहोगे? सच में? खुशी के मारे किसी छोटी बच्ची जैसा बन जाना तो और भी आसान काम था, और इसमें वक्त भी बहुत कम लगा। इस बार सप्तमी का दिन भी रास्ता देखते देखते बीत गया। विधुशेखर नहीं आया। बाकी सालों में ये बात कोई अनोखी नहीं लगती थी। आज नहीं आया, कल आ जाएगा। बस 1 दिन का आने ही वाला है वाला इंतजार बेकार जाता था और अगले दिन इंतजार की तड़प और भी बढ़ जाती थी। पर इस बार मामला शुरू से ही कुछ अलग था। विधुशेखर कभी आने से पहले खत नहीं लिखता था, पर इस बार उसने पहले ही खत लिखकर बता दिया था कि वो सप्तमी को पहुंच जाएगा। इसलिए सप्तमी को उसका ना आना कोई मामूली बात नहीं थी। करुणा ने कहा, आने का लिखकर भी नहीं आए, ये तो बड़ी अजीब बात है ना भाभी। भैया के साथ तो ऐसा कभी नहीं होता। बंगा बोली, क्यों नहीं होगा? होता है। क्या उनकी बातों का कोई ठिकाना है? करुणा की बहू फुसफुसाई, बातों का तो ठिकाना है, पर दिमाग का ठिकाना नहीं है। दिमाग ठिकाने नहीं है तभी तो 30 साल से अपनी बात के इतने पक्के रहे। क्या कहा तूने? कहा कुछ नहीं, बस कह रही थी कि शायद किसी काम में फंस गए होंगे, कल आ जाएंगे। अभी ये तल्ख चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि विधुशेखर आ पहुंचा, बिना बताए, अचानक, बिल्कुल उसी बातचीत के बीच में। बंगा तो बस रोने ही वाली थी, इसीलिए हर बार की तरह मुस्कुरा कर पति का स्वागत करने का मौका इस बार उसके हाथ से निकल गया। विधु ने देखा कि इस बार बंगा का चेहरा बड़ा अजीब लग रहा था और उसका हुलिया तो बिल्कुल बेढंगा था। तन पर तमीज का कपड़ा होना तो दूर, जो साड़ी पहनी थी वो भी मैली थी। चेहरे पर हंसी तो दूर, आंखों में आंसू भरे थे, जैसे पति के आने पर भी वो खुशी नहीं आई थी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इस बार बंगा का खुद पर कोई काबू नहीं था। पिछले साल तक बंगा की उम्र करीब 43 साल थी, तब उसने कितने संयम से खुद को जवान बनाए रखा था, पर इस बार तो उसने नानी दादी जैसी बुढ़िया बनकर हद ही कर दी। आंखें तरेर कर विधु की तरफ देखते हुए उसने मुंह चिढ़ाया और बोली, आज क्यों आ गए? जब कल आने का लिखकर भेजा था तो आज क्यों आ गए भला? अरे मेरे 7 जन्मों के प्यारे भरतार, कल आने का वादा करके आज ही मोहब्बत जताने चले आए। ये किसी बिजली गिरने जैसा था। हाथ से सूटकेस नीचे गिराकर विधु मानो सुन्न होकर उसी पर बैठ गया। एक बार बिजली गिराने के चक्कर में
बंगा की सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। औरत की ताकत और जिंदादिली एक ही तो है, इसलिए बंगा भी जैसे अचानक बेजान हो गई। उसने नासमझी में अपनी जीभ दांतों तले दबाई और फिर घबराकर चारों तरफ देखते हुए बोली, छी, मैंने क्या कह दिया? विधु ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विधु के करीब 3/4 बाल सफेद हो चुके थे। उम्र 60 पार कर गई थी। ऊपर से शरीर में अब वो पुरानी जान नहीं रही थी। ढलान साफ दिखने लगी थी। 30 साल पहले इस तरह का चेहरा बनाकर इतने लाड दुलार के साथ ऐसा सवाल करना शोभा देता था, पर अब ये सब नहीं चलता। करुणा, करुणा की बहू, करुणा की बेटी और बंगा, इन चारों के ही बदन में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। करुणा की बेटी की गोद में जो 2.5 साल का बच्चा था, उसने भी जैसे माहौल में किसी अनजानी और भयानक चीज के आने का एहसास कर लिया और रोने लगा। कुल मिलाकर माहौल बड़ा भद्दा हो गया, जैसे किसी बहुत प्यारे इंसान की लाश को जरूरत से ज्यादा देर तक गले लगाकर रोने के बाद जब नाक में सड़ांध आने लगती है, वैसी ही घिनौनी स्थिति बन गई थी। खैर, रविंद्र कविता की इस दुनिया में मजाक करना हर हाल में आसान और सुरक्षित है। इसीलिए करुणा की बहू ने अपनी बेटी की गोद से रोते हुए बच्चे को खुद लिया और उसके खुले हुए मुंह पर हाथ रखकर कहा, अरे खोकन, अपने दादू से कहना, तुम आ गए हो दादा मशाए, अब दीदी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। साल भर रो रो कर बिताएगी तो क्या तबीयत थोड़ी खराब नहीं होगी? बंगा बोली, कैसी बेशर्मी की बातें कर रही है? मैं साल भर रोती रहती हूं क्या? तेरा दिमाग खराब है? मुंह पर हाथ दबा होने की वजह से खोकन का दम घुटने लगा था, फिर भी करुणा की बहू ने हाथ नहीं हटाया। उसने अपना मुंह झुकाकर थोड़ा मुस्कुराए हुए कहा, मुझसे क्या छिपा है दीदी? मैंने कितनी रातें तुम्हें रोते हुए बिताते देखा है। तूने अपने सिर में देखा होगा। बदतमीज औरत, क्या बच्चे को मार डालेगी है? करुणा की बहू की गोद से बंगा ने उस बच्चे को छीन लिया। इस कमरे में अब और रहना मुमकिन नहीं था। बगल के एक कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठकर वो अपने नाती को गोद में लिए चुपचाप रोने लगी। नाती का गला फाड़कर रोना और नानी का वो धीमा विलाप आज उस घर में एक नई ही हलचल पैदा कर गया। पूजा के ढोल नगाड़ों की आवाज सुनते सुनते ऐसा लगने लगा जैसे कुछ मील दूर के गांवों में बाढ़ के पानी ने अकाल की आग को जलाए रखा हो। ये पूजा का त्योहार भी इंसान की जिंदगी को वैसे ही फीका और उदास बना रहा है। इस कमरे की खिड़की से रास्ता दिखता है और दिखते हैं रास्ते के उस पार के 3.5 कच्चे पक्के घर। बीच वाले घर के एक कमरे की खिड़की जैसे इसी खिड़की का ही अक्स हो, राखाल दास के चित्रों जैसी। मंजली बेटी टुन्नू का कमरा होने की वजह से खिड़की पर सिर्फ एक पर्दा है, वो भी आधा फटा हुआ। सुबह ही खबर मिली थी कि आज टुन्नू का पति भी आया है। अब देखा गया कि वो सिर्फ आया ही नहीं है, खुद सशरीर मौजूद है। दोपहर के 12 बजे जैसे ही टुन्नू खिड़की की जाली पकड़कर खड़ी हुई, वो इंसान बिना किसी हिचकिचाहट और शायद बिना किसी वजह के उसके पास आकर खड़ा हो गया। टुन्नू की उत्सुकता की जैसे अब पल भर की आज़ादी भी नहीं थी। बाहर की दुनिया को थोड़ा देखने के लिए अगर वो खिड़की पर आती भी तो उसे शर्मिंदा होना ही पड़ता। जबकि टुन्नू 3-4 दिन बाद साथ ही चली जाएगी। 6 महीने पहले से तय है कि इस बार टुन्नू साथ ही जाएगी। कम से कम 6 महीने के लिए तो उसे साथ जाना ही होगा। मंजिल इतनी दूर है और टुन्नू की उम्र इतनी कम कि 6 महीने तक टुन्नू के साथ जाने की बात सोचते ही बंगा का दिल कांप उठता था। उसके सिर का चकराना और बढ़ जाता था। आज इन सब बातों के ठीक बाद उस फटे पर्दे वाली खिड़की की झिरी से टुन्नू और उस नए मेहमान को एक साथ देख लेने से जैसे कोई बड़ा प्रलय हो गया। शाम को भी माहौल पहले जैसा नहीं रहा और अगले दिन भी वैसा ही रहा। इतने बरसों की साधना, इतने बरसों का अभ्यास और आने वाले कल की फिक्र बंगा के आज कुछ काम न आई। वो किसी भी तरह अपने पति के साथ सहज और स्वाभाविक बर्ताव नहीं कर पाई। विधु ने बड़ी खामोश गंभीरता के साथ उसके भीतर आए इस बदलाव को देख लिया, पर वो खुद भी कैसी उलझन में पड़ गया था, ये बात साफ झलक रही थी। विधु की दाढ़ी मूछें बड़ी सख्त थीं। बड़े गौर से देखने के बाद भी अचानक देखने पे ऐसा लगता था जैसे किसी बेरहमी की कोई खुली परत हो। ऐसे चेहरे पर जब फिक्र की लकीरें उभरीं तो बंगा का पूरा वजूद डर के मारे सुन्न पड़ गया। सहमते हुए आखिरकार उसने खुद ही सफाई दी और कहा, देखो, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। तुम बस 2 दिनों के लिए आए हो और मैं ऐसा बर्ताव कर रही हूं, तो प्लीज तुम बुरा मत मानना, ठीक है? विधु बोला, नहीं, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। भंगा ने फिर पूछा, तुम इतनी बार आए हो, क्या कभी मेरा चेहरा उतरा हुआ देखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। इस बार मैं हंसमुख नहीं रह पा रही हूं, पता नहीं क्या हो गया है। और क्या होगा भला, बस तबीयत ठीक नहीं है। क्या इस बार मुझे माफ नहीं करोगे? ये एक तरह का प्रेमालाप था।
दिन के उजाले में घर के बरामदे में सबके सामने बैठकर नाती को गोद में लिए इस तरह की गहरी और जज्बातों से भरी बातें करनी पड़ती थीं। चोरी छिपे कान में फुसफुसाकर ऐसी बातें नहीं की जाती। उससे बड़ी बेशर्मी और कोई नहीं। अगर इन दोनों की उम्र काफी पीछे ले जाई जाए, नाती को बहुत दूर मुस्तकबिल में छोड़ दिया जाए और बंगा को टुन्नू जैसी छरहरी नई नवेली दुल्हन और विधु को टुन्नू के पति जैसा नया नवेला दूल्हा बना दिया जाए, तो सबके सामने होने वाली ये बातचीत जितनी बड़ी बेशर्मी कहलाती, अकेले में ऐसी बातें करना भी वैसी ही बेशर्मी होती। ऐसी ही पेचीदा होती है इंसानी जिंदगी। पूजा बीत गई, पर विधु नहीं गया। बोला, बस आज कल मैं निकलूंगा, 2 दिन और रुक जाता हूं। किसी और बार ये सुनकर बंगा खुशी के मारे पागल हो जाती, पर इस बार उसकी थकी हुई आंखें आंसुओं से भर गईं। टोनू किसी के साथ उसी दिन कुछ घंटों पहले जा चुकी थी। सिर्फ इसीलिए नहीं, और भी कई वजहें थीं। सच तो यह है कि दूसरी वजहें ही सबसे बड़ी वजह थीं। इसीलिए उसने कई तरह की पागलों जैसी हरकतें तो कीं, पर वो खुशी से पागल नहीं हो पाई। अगर सिर्फ टुनू की वजह से आंखों में आंसू होते, तो वो बड़ी आसानी से पति के 2 दिन और रुकने की बात सुनकर चेहरे पर हंसी खुशी का नाटक कर सकती थी। अपनी चाबियों के गुच्छे को खनकाते हुए कह सकती थी, सच में 2 दिन और रुकोगे? क्या कह रहे हो? देखना पड़ेगा आज सूरज किस तरफ से निकला है। विसर्जन की दशमी के बाद की पूर्णिमा भी आ गई। फिर भी विधुशेखर के जाने के कोई लक्षण नहीं दिखे। सालों साल सिर्फ 4 दिनों के लिए घर आना जाना किसी नाटक जैसा था। पर विधुशेखर आने जाने में कोई तमाशा नहीं होने देता था। वो किसी मशीन की तरह आता और मशीन की तरह ही चला जाता, जैसे रोजाना का कोई मामूली काम हो, जैसे ऑफिस जाना आना। इस बार वो आया तो मशीन की तरह ही था, पर उसके जाने को लेकर इस तरह की आनाकानी देखकर सब हैरान रह गए। और सब तो तब दंग रह गए जब ये बात एक अनहोनी सी घटना बन गई। 3 दिन तक बंगा के हाव भाव पर नजर रखने के बाद उसने कहा, देखो, मैं तुमसे एक बात कहने की सोच रहा था, क्या मेरे साथ चलोगी? 30 साल बाद यह सवाल समझने में वक्त लगता है। बंगा ने कुछ नहीं कहा। सोच रहा था इस बार तुम्हें साथ ले चलूं। अब बूढ़ा हो चला हूं, कब रहूं कब ना रहूं। बंगा ने अपनी आंखें फाड़कर पूछा, तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? क्या मैं तुम्हारे पास जाकर रहूंगी? अगर तुम राजी हो। मैं यही सोच रहा था कि पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से इतने बरसों तक तुम भी तड़पी और मैं भी। अब जो बाकी के कुछ दिन बचे हैं। बंगा का सिर चकरा रहा था। उसने बस इतना ही कहा, तुम अभी बहुत साल जियोगे। विधु बोला, क्या कहा? बहुत साल जीऊंगा? ये जीने मरने की बात तो बाद में करेंगे, पर क्या तुम राजी हो? राजी नहीं हूं। ओ जी, मैं तो सारा साल तुम्हारे इंतजार में रोती हूं और रास्ते की ओर आंखें बिछाकर दिन काटती हूं। गांव की कोई बहू जब इस तरह रास्ते की ओर ताक ताक कर दिन बिताने की बात कहे, तो भला हालात पेचीदा क्यों नहीं होंगे? विधुशेखर की कनी हुई सख्त दाढ़ी मूंछों के बेरहम पर्दे में ढका चेहरा अचानक कुछ इस तरह बिगड़ गया कि देखकर डर लगने लगा। गुस्से से आग बबूला होकर वो कहने लगा, सारा साल रोती हो, रास्ते की ओर ताक कर दिन बिताती हो, इतने बरसों में एक बार भी ये बात कह नहीं पाई? क्या इतने समय तक थोड़ा रो भी नहीं सकी? मैं सारा साल एक उम्मीद लिए घर लौटता था और जैसे ही चौखट पर कदम रखता, तुम अपनी बड़ी सी मुस्कान लिए सामने आ खड़ी होती थी। जितने दिन मैं रुकता, कितनी रौनक, कितनी हंसी ठिठोली और शोर शराबा रहता था। मुझे क्या पता था कि तुम सारा साल रोती थी? मुझे कैसे पता चलता कि तुम रास्ते की ओर टकटकी लगाए दिन गुजारती थी? मैं कोई हिसाब किताब लगाना थोड़े ही जानता था। चिल्लाहट सुनकर सब दौड़ कर आ गए, यहां तक कि बच्चे को गोद में लिए करुणा की बेटी भी। पर बंगा ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसने जैसे अपनी थमती हुई सांसों के बीच पूछा, अगर पहले पता होता तो क्या मुझे साथ ले जाते? विधुशेखर और भी भड़क कर बोला, नहीं ले जाता। तुझे साथ ले जाने के लिए तो हर बार आता था, पर तेरे हाव भाव और हंसी खुशी देखकर मेरा हौसला टूट जाता था। मुझे लगता था कि जो मेरे बिना इतनी मौज में रह सकती है, उसे साथ ले जाने की बात कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। इंसान भी न जाने कितनी तरह के पागलपन जानता है। ये सब देख सुनकर क्या ऐसा नहीं लगता कि जज्बाती होना इंसान के लिए एक महापाप है? वो इंसान जो हंसी के पीछे का रोना और रोने के पीछे की हंसी नहीं पहचान पाता। 30 साल तक तलाश करके भी जिसे कुछ नहीं मिला। खासकर कुछ कवियों ने इस दुनिया के लोगों के लिए काव्य रस परोसा है, और ये काव्य रस ही सारे रसों में श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए एक मर्द के लिए ये कवित्व दिखाना खुदकुशी के बराबर है। विधुशेखर ने इस काव्य रस का मजा लिया था और अच्छा ही किया था, सबको लेना चाहिए। पर खुद कवि हुए बिना वो किस हक से ये कवित्व करने चला था? आज उन 30 सालों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
भला कौन सा महाजन इतना बड़ा नुकसान सह सकता है।